Hello everyone, welcome back the IS Academy and here we are going to study the Indian polity. इस लेक्चर वीडियो में आपको इंडियन पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की नॉलेज मिलेगी। इसलिए आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जा रहे हो या फिर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, आपको ये लेक्चर देखना चाहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करें। ब्लूप्रिंट ऑफ भारत, हम यहाँ पर भारत को पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। अब भारत की बात यहाँ पर है तो भारत हमने कहाँ से लिया है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया डेट इज भारत, क्योंकि हमारी खुद की पहचान हमने भारत के रूप में की है। अब इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्लियर है। पॉलिटी का मीनिंग आपको सिंपल समझना है, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है रूल्स का, फंडामेंटल लॉज का, जो हमने लिख के रखा है उसको पॉलिटी बोलेंगे। मतलब एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो हमने लिखा है, ऐसा होना चाहिए, ये रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो पॉलिटी में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक है, फंडामेंटल रूल बुक है, हमारा देश किस तरीके से चलेगा, चलना चाहिए, वो सारा का सारा कहाँ पे आएगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है। क्लियर है? नाउ आगे बढ़े। अब कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को समझने के लिए, इंडिया की पॉलिटी को समझने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना जरूरी है, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेसिस पर ही उससे इन्फ्लुएंस होकर, उससे इंस्पायर होकर जो हमारे साथ में इनजस्टिस हुई है, लोगों के साथ में हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है, उसको ख़त्म करने का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सब जानते हैं हमारा हिस्ट्री ब्रिटिश राज से स्टार्ट, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिश रूल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार एक सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रक्चर किसने एस्टेब्लाइज किया है? ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लाइज किया था, ये सभी मानते हैं। उसके पहले मोनार्क चल रहा था मिडाइवल टाइम में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश राज को टाइम के बेसिस पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कंपनी रूल, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया 1857 रिवॉल्ट के पहले पहले तक, और एक है क्राउन रूल, जब ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? 1857 रिवॉल्ट होने के बाद में, विद्रोह होने के बाद में, रिवॉल्ट होने के बाद में इंडियन गवर्नेंस सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया था, इसे बोलेंगे क्राउन रूल। इतना क्लियर है यहाँ पे अभी कि कंपनी रूल जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी 1773 1858, और क्राउन रूल का मतलब है जहाँ पे ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल था और ब्रिटिश पार्लियामेंट इसका फंक्शनिंग देख रही थी। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्ट है 1773 का, भारत में पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, उसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1773 में फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट में बनाया गया? तो 1773 में बनाया गया था। पहले होते थे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। 1773 में इस गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट टाइटल चेंज किया गया। इतना क्लियर है? कौन थे वो? वेरिन हेस्टिंग, लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ से आपका एक एमसी फिक्स है। नेक्स्ट कम, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लाइज हुआ था फोर्ट विलियम कोलकाता में 1774। इसके बाद आता है 1833 का एक्ट। 1833 का एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो सेंट्रलाइजेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस और ब्रिटिश पार्लियामेंट का रेगुलेशन स्टार्ट हुआ था हमारे 1773 में, वो अपने पीक पे पहुंच गया था 1833 में। किस तरीके से? तो 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और बॉम्बे मद्रास के गवर्नर को सबॉर्डिनेट किया गया, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से पावर ज़्यादा दे दी गई थी। 1833 में अब और इम्पोर्टेंट पावर दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक नया टाइटल दिया गया, उसका नेम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मतलब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन का काम 1833 में
पूरा हो गया था। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज 1850, 1853 में। 1853 में चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ, पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, मींस लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को सेपरेट किया गया। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, और लेजिस्लेटिव क्या करता है, उस लॉज को, रूल्स को बनाने का। अब बीच में होता है 1857 का रिवॉल्ट, और उसके बाद में पूरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूट्स थे, फाउंडेशन रूट्स था, वो हिल गया था। ब्रिटिश राज का पूरा फाउंडेशन 1857 रिवॉल्ट से हिल चुका था। फिर ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पे कमान संभाल चाहा, और अब सारी की सारी बागडोर भारत की किसने ले ली अपने हाथों में, ब्रिटिश क्राउन ने। तो 1858 का रिवॉल्ट जो एक्ट आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब नहीं रहेंगे, वो टाइटल शिफ्ट हो गया वाइस रॉय, बिकॉज ब्रिटिश क्राउन अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को टाइटल क्या दिया गया, वाइस रॉय, सिंपल। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने लाया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, को ख़त्म किया गया 1858 में। ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम इंडियंस के पर्सनल रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो प्रिंसली स्टेट है हम उनके पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये बोलने वाली बात थी 1853 में। बट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ब्रिटिश क्राउन अब इंग्लैंड के राजा का सत्ता, और मतलब इंग्लैंड के राजा की सत्ता और शासन भारत में चल रहा था वाइस रॉय के। नेक्स्ट 1858 के बाद में आता है आपका 1861 में भी आएगा। हमें इंपॉर्टेंट देखना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे हमें 1909 देखने को मिले, बिकॉज यहाँ पे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स एक्ट आया था 1909 में, स्वदेशी मूवमेंट होने के बाद में। जब यहाँ बैकग्राउंड में कांग्रेस एस्टेब्लाइज हो चुकी है, 1885 में स्वदेशी मूवमेंट आ चुका है। 1909 में अब सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था भारत। सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट, मीन्स एक कम्युनल सेंटीमेंट को ध्यान में रखकर पार्लियामेंटो रिफॉर्म एक्ट लाया गया था 1909 में। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट कब लाया गया। इसका मीनिंग था कि मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स वोट करेंगे, बाकी सारे लोग जनरल इलेक्टर्स कहलाएंगे। इसके बाद 1919 में क्या हुआ, 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको आगे बढ़ाया गया और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए। फॉर एग्जाम्पल प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम और सेंटर में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस। अब दोनों वर्ड का मीनिंग, डायरकी का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट है उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो दो, उनके जो काम हैं के सब्जेक्ट को दो हेडिंग में डिवाइड किया गया। एक होता है ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक होता है रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट आप ऐसे समझिए कि जिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए वो खुद ही करेगी और को करने के लिए दे सकता। फॉर एग्जांपल पुलिस का सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है। और रिजर्व ट्रांसफर सब्जेक्ट का मतलब हो गया था जो इंडियन काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे इंडियंस, उनको मिनिस्टर्स को वो सारी पावर दे दी गई, थोड़ा बहुत काम करने के लिए उन्हें दे दिया गया, उसे बोलते हैं डायरकी इन दी प्रोविंस। एक और वर्ड है हमारा बाइकैमरल। बाइकैमरलिज्म का मतलब सिंपल है, बाय मतलब टू, देयर विल बी टू हाउस ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल है, मतलब एक मिनी पार्लियामेंट का प्रोविजन पहली बार भारत में कब आया, 1990। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ कि मिनी पार्लियामेंट का एक देखने के लिए हमें इंस्पिरेशन कहाँ मिलता है। और बाइकैमरलिज्म का मतलब सिंपल है, एक अपर हाउस और एक, क्लियर है। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट 1935। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना बात करी गई थी, जो पॉसिबल नहीं हुआ। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने की बात कही थी, उसको भी बाद में छीन लिया गया। जो डायरकी सिस्टम प्रोविंसेस में आया था वो सेंटर में अप्लाई किया गया, और बाइकैमरलिज्म सिस्टम प्रोविंसेस में। देन कम्स 1947, 1947, मतलब अब भारत आज़ाद हो चुका है। भारत आज़ाद होने के बाद में 1947 का एक्ट आया था 1947 का, जहाँ पर जिसको बोला जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस है।
कहा गया था इंडिया एक डोमिनियन होगा और पाकिस्तान एक डोमिनियन होगा, एक और ऑप्शन है पार्टीशन के बाद में, और इंडिया अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकता है, और वो एक सॉवरेन स्टेट की तरह काम करेगा। किसने बोला ये? 19 तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने था। इसके बाद में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, फिर हमने इस एक्ट को और सारे पिछले एक्ट को के सारे प्रोविजंस को रद्द किया। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया कि जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, फिर हमने विद्रोह किया, फिर ब्रिटिश क्राउन आते हैं, उन्होंने धीरे धीरे गवर्नमेंट को प्रोग्रेसिव बनाया, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया, इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया, ये तरीका हमने देखा। अब हमारा संविधान यहाँ पे बन चुका है, ये आगे देखेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, अब उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और प्रियम्बल हैं, फीचर्स हैं, हमें वो जानना है जहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्रियम्बल से क्वेश्चन आते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर। अभी प्रियम्बल होता क्या है और प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल आपको सिंपल समझना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आईडी कार्ड है, एक इंट्रोडक्शन जो क्या कहता है, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी है। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है, और इसका मीनिंग आपको समझना है कि हम भारत के लोग, भारत की पावर हमारे अंदर है, कोई एक इंसान, कोई एक पार्टी इस पर रूल नहीं। फिर इंपॉर्टेंट टर्म जो है हमें वो समझने हैं, और इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जानने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पीएससी भी पूछ चुका है और कई सारे एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल कि जो प्रियम्बल में सॉवरेन वर्ड है, इसका मीनिंग, सॉवरेन का मीनिंग है संप्रभुता, मीन्स इंडिया के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहेगा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। इंडिया अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजन विदाउट एनी इंटरफेरेंस लेता है। देन कम्स द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है? सोशलिस्ट का मीनिंग होता है सिंपल कि जो इंडिया है वहाँ पर सभी लोगों को एक इक्वालिटी का काम दिया जाएगा, और सरकार है, गवर्नमेंट है, स्टेट है, गरीबी खत्म करने के लिए काम करेगी, इक्वालिटी लाने की। दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। ठीक है, उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी और जो बाद में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। पीएससी में सिंपल क्वेश्चन पूछता जाता है कि ओरिजिनल प्रियम्बल में कौन से वर्ड थे और ओरिजिनल प्रियम्बल में कौन से वर्ड नहीं थे, या फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कौन से टर्म इंडियन प्रियम्बल में ऐड किए गए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट यहाँ से आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट, जो सेकुलर वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सेकुलर का मीनिंग है सिंपल, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। ये भी 42nd अमेंडमेंट से लाया गया था जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। इंपॉर्टेंट बात, अब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं रहेगा, ये तो यूएस में भी है, बट इंडिया का सेकुलरिज्म क्या है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मीनिंग है कि भारत में, इंडिया में गवर्नमेंट कभी भी किसी भी रिलीजन के लिए नेगेटिव व्यू नहीं रखेगी। ठीक है, वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी रिलीजन के बेसिस पे, सबका सम्मान करेंगे, सर्वधर्म का, है ना। तो गांधी जी का जो प्रिंसिपल था सर्वधर्म संभाव, उसके ऊपर बेस्ड है हमारा सेकुलरिज्म। देन कम्स द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है भारत की पावर लोगों के बीच में रहेगी। रिपब्लिक का मीनिंग है हाईएस्ट ऑफिस जो है, हाईएस्ट ऑफिशियल जो रहेगा दैट इज प्रेसिडेंट, वो भी गवर्नमेंट पब्लिक के थ्रू या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। कोई भी राजा मंत्री हमारे ऊपर नहीं बनेगा, कोई भी बना चला आ रहा है ना, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगी पावर, ऐसा कुछ होगा। इंडिया इज अ रिपब्लिक, मतलब जिसका हाईएस्ट ऑफिशियल, हाईएस्ट पावर गवर्नमेंट के पब्लिक के थ्रू आएगी। तो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा नहीं गया है। ठीक है, देयर इज नो टर्म लाइक बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट वाज इन्वेंटेड बाय द इंडियन जुडिशरी। केशवानंद भारती विवाद में 1973 में, ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसे हो रही थी, पार्लियामेंट क्या पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है? शुरुआत में बोला जुडिशरी ने कि नहीं कुछ कर सकती है, बाद में देखा कि फंडामेंटल राइट्स को भी खतरा है। इंडियन जुडिशरी ने केशवानंद भारती विवाद, केबीसी केस है, उसमें 1973 में बोला कि पार्लियामेंट के पास में
पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, मतलब कोई भी लॉ बनाया जा सकता है। बट पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कल के दिन पार्लियामेंट चाहे वी द पीपल ऑफ इंडिया से हटाकर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेम लिख दे, किया जा सकता। अगर गवर्नमेंट चाहे सॉवरेन से हटा के कुछ और वर्ड लिखे, या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जगह यहाँ पे मोनार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, तो ऐसा। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट को आप कॉम्प्रोमाइज करोगे थोड़ा सा, है ना, इस एक्सटर्नल सिचुएशंस में, लेकिन आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग ये है, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स का विजन है, हमारा देश कैसा होना चाहिए फ्यूचर, और हमारा आने वाले सालों में फ्यूचर में, को डिलीट नहीं कर सकते। आप लॉ बनाइए, रूल्स बनाइए, आपके पास पावर है, बट इंडियन पॉलिटी, इंडियन डेमोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन एज अ सोसाइटी को आप कंप्लीटली फाउंडेशनल चेंज। क्लियर है? बेसिक स्ट्रक्चर पॉइंट कहीं पे लिखा नहीं गया है, आया कहाँ से था? इंडियन जुडिशरी, मतलब खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका इन्वेंशन किया था। इसके बाद कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया हो बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? वेरी गुड। चलो तो जल्दी से आंसर देखें, आगे देखते हैं। भाई कहाँ? चलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। मेरी आवाज़ भी थोड़ा सा बैठी हुई है। नेक्स्ट इज सिटीजन्स कॉन्ट्रैक्ट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के राइट्स भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं, और डायरेक्टिव्स हैं स्टेट के लिए, सिटीजन के लिए नहीं है। सिटीजन के लिए क्या है? सिटीजन का प्रोटेक्शन कौन करेगा? राइट्स। सिटीजन को करना क्या है? ड्यूटीज़ बताएंगी। और डायरेक्टिव्स यानी स्टेट के लिए। क्लियर है? नाउ फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल राइट होते, फंडामेंटल राइट सिंपल, कुछ फंडामेंटल मतलब बेसिक राइट्स हैं जो हमें एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन होने, हमारे पास अगर राइट्स नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा आखिर बोल सकती है कि आपका ये गवर्नमेंट, आपका घर है लेकिन हमें ज़रूरत है, आप यहाँ से उठ के कहीं और चले जाइए, है ना। आपके पास ज़्यादा पैसा है, हमें दे दो, गवर्नमेंट कह सकती है कल के दिन। ये सारी चीज़ें ना हो, कौन बचाएगा हमें? फंडामेंटल राइट बचाएगा। फंडामेंटल राइट कहाँ पर? फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ये जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल मतलब अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट को नहीं मानता है, वायलेट करता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। इट इज़ एनफोर्सियल, आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट इज इट इज़ अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का मीनिंग है कि पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी ही, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम किस पे बेस्ड है? फंडामेंटल राइट्स पर। हम और आप, हर एक देश का नागरिक अपने घर में सुकून से बैठता है एक विश्वास के साथ में कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, और हमें रोड पे उतरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? नेक्स्ट इट इज़ फॉर एग्जाम्पल, इक्वालिटी हमारे पास में है, फ्रीडम हमारे पास में है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमारे पास में राइट्स हैं, राइट टू रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, रेमिडीज हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट था, बट 44th अमेंडमेंट में तो क्या किया? डिलीट कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी का मीनिंग हो गया जब आपकी जो प्रॉपर्टी है, घर है, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आपने देखा होगा कई बार अतिक्रमण होता है, या फिर बहुत सारे स्कीम्स होती हैं, पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, जहाँ पर आपको आपकी जगह छोड़नी है किसी प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल रेलवे है, हाईवे है, वहाँ से निकलना है तो आपको प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? कंपेंसेशन। याद रखने वाली बात है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज़ अ लीगल। मतलब पार्ट 3 में से हटाकर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 300 में बाद में, लेकिन पार्ट 3 में मतलब फंडामेंटल राइट में ये हो गया हमारे फंडामेंटल। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास में डीपीएसपी का। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है? सिंपल, कुछ ऐसे काम थे जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो इंडिया में वो हम एनफोर्स नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को वो लागू करने के लिए बाइंडिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि रिसोर्सेस नहीं थे, है ना। बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, प्रोटेस्ट और आपके रियॉट्स हो रहे थे, रिलीजन के बेसिस पे लड़ाइयाँ हो रही थी। तो तब सरकार
और गवर्नमेंट के पास में इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के अलावा और कोई प्रायोरिटी नहीं थी। सही बात है। तो कुछ प्रिंसिपल्स डीपीएसपी में कॉन्स्टिट्यूशन ने बताए हैं। आगे चल के जब गवर्नमेंट अपने आप को इसके एलिजिबल और कैपेबल मानेगी तब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो गरीब लोग हैं उनको गवर्नमेंट कुछ पेंशन देगी, पैसे देगी, स्कॉलरशिप दे सकता है, जो हो रहा है। फ्री में राशन दे सकता है, जो हो रहा है ना। बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन दे सकती है गवर्नमेंट, हो रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेट इज़ अब यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल भी है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी है और लिबरल प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल यूसीसी, आपने बार बार न्यूज़ में सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब पूरे देश में हमें अलग अलग तरीके से कानून नहीं, है ना। मतलब किसी का रिलीजन मुस्लिम है तो उसका कुछ डाइवोर्स अलग तरीके से हो जाएगा, कोई हिंदू है तो उसकी प्रॉपर्टी राइट्स अलग होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है, जब गवर्नमेंट सुटेबल समझेगी उसी दिन उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द इम्प्लीमेंटिंग द लॉ और एक्ट। ठीक है। तो डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट पे नहीं जा सकते हो कि नहीं संविधान में लिखा है तो ऐसा आज ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को जब सही लगेगा तब वो करेगी। देन कम्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, कहाँ पर है? तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डीपीएसपी पार्ट 4 डायरेक्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट पार्ट 4A, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में ऐड किया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 1949 में 1950 में हमने इम्प्लीमेंट किया था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था जो इमरजेंसी में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? कुछ हमारे कर्तव्य भी होने चाहिए। अगर हम सिर्फ सारे के सारे गवर्नमेंट से मांगते रहें कि भाई मेरा अधिकार है, मुझे रोड चाहिए अच्छी, मैं बिजली अच्छी चाहिए, पानी अच्छा चाहिए, तो हमारी ड्यूटी भी तो कुछ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं टैक्स भी तो पे करना चाहिए। हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसीज़ को हम रिस्पेक्ट दें, हमारे नेशनल एंथम, नेशनल सिंबल्स को रिस्पेक्ट करें। ये हमारी ड्यूटी होनी। हम किसी और इंसान को, आपसी मतभेद को भुलाकर, है ना, अपने देश के लिए काम करें। ये सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं, डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में एक लेटेस्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गया था। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी टोटल कितने हैं? 11 ड्यूटी। फंडामेंटल राइट टोटल है कितने हैं? 6। हेडिंग के बेसिस पर जाएंगे तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, के अंदर सब क्लॉज हैं। तो हमने देखा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज। नेक्स्ट अब जब गवर्नमेंट बन चुकी है तो अब हमें देखना पड़ेगा कि यूनियन और स्टेट के बीच में काम कैसे होगा, है ना। एग्जीक्यूटिव मशीनरी काम कैसे करेगी? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम करे। अब यूनियन में सबसे ऊपर कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। और स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन रहेगा? गवर्नर। इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के लिए, और स्टेट के लिए आपके चीफ मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इलेक्शन होता कैसे? प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया में इनडायरेक्ट तरीके से है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे? सारे के सारे एमपी एमएलए। ठीक है, सभी राज्यों के एमपी एमएलए, और कुछ यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर विधानसभाएं हैं, वहाँ पर एमएलए भी पार्टिसिपेट करेंगे। प्रेसिडेंट के पास में वीटो पावर है। वीटो का मतलब क्या होता है? मना कर सकते, उसकी मर्जी है। प्रेसिडेंट को मना करना है तो एब्सोल्यूट वीटो, हम ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो प्रेसिडेंट मना कर सकते। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है अभी नहीं कर रहे, एक बार और कंसीडर करो, उसके बाद में आना। और पॉकेट वीटो का मतलब होता है नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया प्रेसिडेंट ने, ना हाँ बोला ना ही ना बोला। क्लियर है? प्रेसिडेंट के पास में कुछ स्पेशल पावर है, पर्डन पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मौत की सजा हुई है देश में सॉरी, या फिर आपको कोर्ट मार्शल हो गया किसी सोल्जर का, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट उसको माफ कर सकता है और कोई माफ नहीं करेगा। क्लियर है? फिर ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर का मतलब क्या है? ऑर्डिनेंस पावर का मतलब है जब इंडियन गवर्नमेंट को कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में कोई कानून लाना है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट सस्पेंडेड है या फिर कुछ रिप्रेस में है,
तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है कि कानून बनाने के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों सेशन में होने चाहिए, कंटिन्यू चलने चाहिए, और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकती है। तो कई बार प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस लाना सब गवर्नमेंट के, क्लियर है। देन कम्स द गवर्नर। जो प्रेसिडेंट काम करते हैं वही गवर्नर काम करते हैं। एक्सेप्शन है कुछ केसेस में कि भाई देश के लिए ज़्यादा काम होते हैं और एक राज्य के लिए कम काम, लिमिटेड। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। डिस्क्रिशनरी पावर है, प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा मनचाही पावर किसके पास में है, गवर्नर के पास में, क्योंकि प्रेसिडेंट कुछ ऐसे काम हैं जिसको ना नहीं कर सकता। अगर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी तो प्रेसिडेंट को बिल पर पास करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नर मना कर सकता है। गवर्नर कुछ एक्ट को, कुछ बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकता है। पार्डनिंग पावर है, ठीक है, गवर्नर माफ़ी दे सकता है सजा को, लेकिन मौत की सजा को पार्डन नहीं किया जा सकता है बाय द गवर्नर। देन ऑर्डिनेंस पावर भी है, पैरेलल टू द प्रेसिडेंट। जिस तरीके से ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट के पास में, वैसे ही पावर आपके गवर्नर के पास। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट प्रोसेस। अब कानून बनता कैसे है और कानून बनाने में कौन कौन से कानून किस तरीके से स्पेशल हैं और कहाँ से क्वेश्चन ले जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर कानून बनाना है तो इंट्रोडक्शन किया जाएगा। कोई भी ला सकता है, मिनिस्टर भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर, मतलब जो मिनिस्टर नहीं है, पार्टी का नहीं है, गवर्नमेंट में भी नहीं है, वो भी ला सकता है। उसे बोलेंगे प्राइवेट बिल, ठीक है, प्राइवेट बिल बोलेंगे। और पब्लिक बिल बोलता है, गवर्नमेंट बिल बोलते हैं जो के थ्रू। उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी, अब डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, अच्छा है बुरा है जो भी बात है। उसके बाद में उसको वोटिंग होगी, कौन कौन इसमें वोट करेगा, कौन चाहता है ये बिल बने, कौन चाहता है ये बिल एक्ट बने या ना बने। फिर लास्ट में प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, जिसे बोलते हैं एसेंट। एसेंट के बाद में ही कोई भी बिल एक्ट कहलाए। अब ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बारे में जान लीजिए। ऑर्डिनरी बिल आम बात, इंट्रोड्यूस इधर हाउस, लोकसभा राज्यसभा दोनों में आ सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल है और सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, वो कहलाएगा आपका ऑर्डिनरी बिल। अब मनी बिल क्या है, मनी बिल स्पेसिफिक आपको याद करने वाली चीज़ होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अगर कोई भी बिल इन पॉइंट से रिलेटेड है उसको मनी बिल बोला जाता है। तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं लाया। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ 14 डेज के लिए उसे डिले कर सकती, मतलब रोक नहीं सकती। अगर राज्यसभा चाहे तो सजेशन दे दे, 14 डेज के अंदर अंदर उन्हें वो बिल वापस करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करती है तो वो पास माना जाएगा। तो राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं है मनी बिल से रिलेटेड, अगर देखा जाए, सिर्फ सजेशन देना। और इम्पोर्टेंट बात, मनी बिल के ऊपर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी। ज्वाइंट सिटिंग तब बुलाई जाती है जब लोकसभा को, यानी सब गवर्नमेंट को राज्यसभा को ओवर पावर करना है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर कम हैं, लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं। अगर राज्यसभा ने किसी बिल को पास किया तो वो हो सकता है कानून ना बन पाए, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है वो कानून बने, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, दोनों को मिलाकर फिर उनका सिंपल मेजॉरिटी से वो पास हो जाता है। क्लियर है ये वाली बात। कंपोजिशन की बात करें तो पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है प्रेसिडेंट, देन कम्स राज्यसभा, देन कम्स द लोकसभा। तो दोनों हाउस और प्रेसिडेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है। राज्यसभा आपकी परमानेंट बॉडी मानी जा सकती है, मानी जाती है, क्योंकि हर मेंबर की टर्म कितना रहता है, 6 साल। और 6 साल भी किस तरीके से, हर 2 साल में 1/3 मेंबर को रिटायरमेंट मिलता है और इलेक्शन होता है। लोकसभा क्या है, हर 5 साल में चेंज हो, तो लोकसभा सस्पेंडेड भी हो सकती है और एंड भी किया जा सकता है। तो लोकसभा एक टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, लेकिन राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, तो कंप्लीटली जिसके सारे के सारे सदस्य एक ही टाइम पर रिटायर नहीं होंगे या फिर उनका टर्म खत्म नहीं हो, वो है राज्यसभा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें, स्टेट लेजिस्लेचर और फेडरलिज्म की बात करें, तो यहाँ पर एक वर्ड जो है इसका मीनिंग बहुत ज़रूरी है समझना। फेडरलिज्म का मीनिंग, फेडरलिज्म का मीनिंग है जो हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, हमने उसको डिसेंट्रलाइज तरीके से स्मॉल स्मॉल यूनिट को पावर दे रखा है। फॉर एग्जांपल हमारा देश इतना बड़ा, अब एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह इफिशिएंटली, प्रोडक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली गवर्निंग फंक्शनिंग प्ले नहीं कर सकती।
तो क्या किया गया, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है जो भी रूलर है और जो रूल हो रहे हैं, मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव और हम बहुत ही क्लोज में रहना चाहिए, हमारे पास में तो हो। अब यहाँ का बंदा यहाँ बार बार थोड़ी ना आएगा, दिल्ली में बैठा इनका रिप्रेजेंटेटिव, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हमने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट बनाई है। इंडिया का फेडरलिज्म कैसा है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बेसिस पर है। लेकिन पावर थोड़ी सी ज़्यादा किसको दे रखी है हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन गवर्नमेंट को पावर ज़्यादा दे रखी है, इसीलिए उसे यूनिटरी बायस बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज गवर्नर एक्सेंट, जो भी है गवर्नर बिल के लिए पास करेगा नहीं करेगा जो भी है, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि बिल दे भी सकता है, गवर्नर ने मंजूरी दिया तो बिल एक्ट बनेगा, नहीं प्रेसिडेंट के लिए वो विथहोल्ड कर सकता है। क्लियर है। लेकिन मनी बिल के लिए कोई भी वीटो नहीं सकता है, अगर मनी बिल है तो गवर्नर उसको। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेवल पर। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान मंडल। हमारे यहाँ पर बाइकैमरलिज्म सिस्टम ने देखा हमने, सेंटर में राज्यसभा लोकसभा, तो कुछ स्टेट स्पेशल हैं, उन्होंने अपने स्टेट में बाइकैमरलिज्म गवर्नेंट स्ट्रक्चर एडप्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यूपी है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पर क्या है, बाइकैमरलिज्म मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में विधायक जी बैठते हैं, जहाँ जिनका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर रहेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और नॉमिनेटेड रहेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर हुआ। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बनानी है तो कौन क्या करेगा, एक सिंपल एक रेजोल्यूशन होगा, वो स्टेट असेंबली पास करेगी, फिर पार्लियामेंट आर्टिकल 160 पर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी। नेक्स्ट इज गार्जियन और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब जुडिशरी के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर। तो इंडियन जुडिशरी कैसी है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, इट इज़ अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि एक हायरार्की सिस्टम बनाया रखा है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, और उसके बाद में नीचे लोकल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और सारे के सारे कैसे काम करने वाले हैं यहाँ पर, एक हायरार्की में से सबऑर्डिनेशन कोर्ट, मतलब जो जिला अदालत है हमने देखा, उसके ऊपर कौन है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपेक्स बॉडी है, मतलब फाइनल जजमेंट कौन लेने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता। ये इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कितने सारे हैं, 3 लेवल जुडिशरी सिस्टम हमारे है। नाउ इंडिपेंडेंस एंड रिव्यू की बात करें तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, कॉलेजियम सिस्टम है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर रिकमेंडेशन करते हैं प्रेसिडेंट के लिए कि इनको जज बनाया जाए, इनको सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनाया जाए। क्लियर है। अगर किसी जज को रिमूवल करना है तो वो कौन करेगा, डायरेक्ट आंसर पार्लियामेंट करेगी, कोई स्पेशल केस है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट ने जो भी एक्ट बनाया, गवर्नमेंट जो भी काम करती है तो रिव्यू कर सकती है जुडिशरी। अगर जुडिशरी को नज़र आया कि गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा काम किया है जो हमारे के अगेंस्ट है, पब्लिक के अगेंस्ट है, उसको हम जुडिशरी क्या कर देगी, नल एंड, मतलब सरकार चाहे कुछ भी कर ले, फाइनल डिसीजन किसके, इंडियन जुडिशरी के। हमने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। जितनी पावर इंडियन जुडिशरी के पास में है, पावर इस और जुडिशरी दुनिया में। नेक्स्ट चैप्टर इज सेंटर स्टेट। सेंटर स्टेट रिलेशन या फिर फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो 1935 में जो एक्ट है वहाँ से ही इंस्पायर होकर 3 लिस्ट बना रखी हैं। एक लिस्ट बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट, एक को बोलेंगे हम स्टेट लिस्ट, और एक को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे काम हैं जो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, इस पर कानून बना सकती है, डिफेंस है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है इस पर कानून, यूनियन लिस्ट। देन कम्स द स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी पुलिस पर, एग्रीकल्चर पर, हेल्थ पर, स्टेट गवर्नमेंट इस पर एक्ट बनाएगी।
कुछ काम ऐसे हैं जो दोनों मिलके करेंगे, उसे बोलेंगे कंकरेंट। एजुकेशन फॉरेस्ट जो 42nd अमेंडमेंट से चेंज किया गया था, पहले स्टेट लिस्ट में था। नाउ अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कुछ काम ऐसे भी हैं जहाँ पर यूनियन जो रिजर्व, जो यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं, उसे बोलते हैं रिजर्व लिस्ट। और रेसिडुअल पावर, रेसिड्यूरी पावर किसके पास में आएगी? यूनियन गवर्नमेंट के पास। ऐसे काम कहीं लिखे नहीं गए, वो कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट के पास में पावर है वो काम करने की, उन पर कानून। ये हमारे इंडिया में कहा जाता है कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज बायस्ड टुवर्ड द यूनियन गवर्नमेंट। मिलिट्री बायस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिलेशन। अगर फाइनेंशियल रिलेशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 रिकमेंड करता है कि सेंट्रल के पास में जो फंडिंग है, पैसा है, वो स्टेट को कैसे दिया जाए। क्लियर है? और जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। जीएसटी काउंसिल अपने आप में कौन बॉडी है, ये याद रखने वाली बात है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, किस टाइप के हैं और हमें क्यों चाहिए? इमरजेंसी प्रोविजन है कहीं अगर युद्ध होता है, कुछ बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं, रियॉट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें क्या करे। तो इमरजेंसी कितने प्रकार की होगी, सबसे पहले वो समझना है। एक होगी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 350। और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉरी तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। क्लियर है? अब नेशनल इमरजेंसी क्या? नेशनल यानी पूरे देश में इमरजेंसी आर्टिकल 350 अंडर में होगा क्या, क्यों लगेगी? वॉर, एग्रेशन। ठीक है, आर्म रिबेलियन का मतलब है देश में दंगे हो रहे हैं, वो भी बड़े लेवल पर, मारने और काटने की बात है, और कोई कुछ कर ही नहीं सकता, सबके हाथ में हथियार होने हैं। इसका मीनिंग है तो हर 1 महीने में अप्रूवल इसको चाहिए, हर महीने अप्रूव करना पड़ेगा राज्यसभा लोकसभा, तब जाके नेशनल रहेगी। और इसमें सेंट्रल के पास में सबसे ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो स्टेट को कुछ भी करने के लिए बोल सकती है और स्टेट गवर्नमेंट इसमें नहीं करेगा। देन प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल राष्ट्रपति शासन का मीनिंग क्या? कि अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंशियल रूल। तब स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर किसके पास आएगी? प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का अप्रूवल कितने में होगा? हर 2 महीने। यहाँ से यूपीएससी डायरेक्ट डिफरेंस के फॉर्म में यह है कि नेशनल इमरजेंसी में प्रेसिडेंशियल रूल में 2 महीने चाहिए अप्रूवल के लिए, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट चैप्टर इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड लोकल गवर्नमेंट। अब ग्रास रूट डेमोक्रेसी और लोकल गवर्नमेंट का मीनिंग, ग्रास रूट का मीनिंग है जहाँ पर लोग हैं तो वहीं पर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर देना चाहिए। ठीक है, ये कैसे इम्प्लीमेंट किया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 73rd अमेंडमेंट 1982 में पंचायत राज सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया देश में, तो पार्ट 9 शेड्यूल 11 में है। 74th अमेंडमेंट आया गया अर्बन डेमोक्रेसी के लिए, अर्बन गवर्नमेंट के लिए। 74th अमेंडमेंट 1992 म्यूनिसिपालिटी पार्ट 9A शेड्यूल 12। यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन। तो जो लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन किस, याद रखिए SC ST को ही है और विमेन। ठीक है, इलेक्शंस में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ किसको रिजर्वेशन दिया जाता है? SC ST और विमेन को। देन कम्स 1996 में पैसा एक्ट लाया गया था, जहाँ पर बात में लोकल गवर्नमेंट के फीचर्स मतलब पंचायती राज सिस्टम ट्राइबल एरियाज में इम्प्लीमेंटेड। 1996 में ट्राइबल एरियाज में भी पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया, इसलिए आया था प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 19। क्लियर हुआ? सबसे नीचे क्या होगा? ग्राम सभा।
उसके ऊपर आती है विलेज पंचायत, उसके ऊपर आती है इंटरमीडिएट पंचायत, ठीक है, मंडल पंचायत, या फिर उसके लास्ट में सबसे ऊपर जिला पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये लेयर आप याद रखिए। एमसीक्यू कहाँ से पूछा जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट से पंचायत लाई गई थी, म्यूनसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर पंचायत लाई गई थी, और किस पार्ट में है और शेड्यूल में है हमारे संविधान। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई, क्यों बनाया गया? क्योंकि कुछ हम ऐसे हैं जिसको हम रिस्क नहीं ले सकते किसी और को देकर। कुछ इंस्टीट्यूशंस हमें चाहिए इंटीग्रिटी मेंटेन करें और भारत के स्ट्रक्चर को, पूरे कंप्लीट गवर्निंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करें एक यूनिफॉर्मिटी के फॉर्म में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देश में इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन इंडिया कराएगा। इनके पास में पावर है, मतलब स्पेशल पावर होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी इनको दादागिरी दिखाकर कोई भी इन्हें मसल पावर, मनी पावर से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इनको स्पेशल और एक्स्ट्रा पावर दी गई है। नेक्स्ट इज यूपीएससी। यूपीएससी का क्या काम है? मेरिट सिस्टम को मैनेज। तो एक तो हो गया हमारा टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, और एक हो गया गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर वो इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं करें और वो बेस्ट माइंड नहीं हुए, हमारे देश को चलाएंगे क्या? सारा का सारा काम यूपीएससी को दे रखा है। देन कैग। कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मतलब देश में जो पैसा खर्च हो रहा, क्या गवर्नमेंट उसमें करप्शन तो नहीं कर रही है? क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसमें करप्शन तो नहीं कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा काम रहेगा कैग के पास में। आर्टिकल 140, इनके आर्टिकल याद रखने हैं और इनके काम क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देन फाइनेंशियल कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है। अब फाइनेंस कमीशन का काम है तो देश में पैसा आ रहा है तो खर्च किस तरीके से करना है, क्या गवर्नमेंट ज़्यादा कर्ज तो नहीं ले रही है, लोगों का पैसा सुरक्षित है या नहीं है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा दे और ना, ये सारा का सारा फाइनेंशियल प्लानिंग भी फाइनेंस कमीशन का करता है। आर्टिकल 280, आर्टिकल भूलने नहीं है, इनका फंक्शन क्या है और इनका हेड कौन होता है। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ साथ कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस भी हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें प्लानिंग करनी है, कोऑपरेशन मेंटेन करना है, हमारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल है, वाटर रिसोर्सेज है, इनको मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल हमारा नेटवर्क सिस्टम है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, इनको मेंटेन करने के लिए भी कुछ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जरूरत है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इनके पास में रिलेटिवली पावर कम होगी, ये फंक्शंस कम होंगे और इनका इंपॉर्टेंस भी कम रहेगा। फॉर एग्जांपल प्लानिंग के लिए हमारे पास में पहले प्लानिंग कमीशन था और 2015 में गवर्नमेंट ने क्या बना दिया उसको? नीति आयोग। नीति आयोग का काम क्या है? पूरे देश की प्लानिंग करना और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना और गाइड करना, सजेस्ट करना। फिर ह्यूमन राइट कमीशन है हमारे पास में, पूरे ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना। देन सीवीसी हमारे पास में है, लोकपाल है, सीबीआई है, और भी कई इंस्टीट्यूशन देश को फंक्शनिंग करने में, गवर्नमेंट को फंक्शनिंग करने में, गवर्नेंस करने में हेल्प करते हैं। उन्हें बोला जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इनका इंपॉर्टेंस क्या है? सपोर्टिव मैकेनिज्म की तरह, क्योंकि एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं देख पा रही हैं, तो वर्कलोड कम करने के लिए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए कौन है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब कुछ स्पेशल प्रोविज़न है हमारे देश में। आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, तो उन्हें क्या स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है और उसकी ज़रूरत क्यों है? फॉर एग्जांपल हमारे पास में दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। और क्यों है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आर्टिकल 69th अमेंडमेंट आया था, सॉरी 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था वहाँ पे, फिर एनसीटी में लेजिस्लेटिव असेंबली लाई गई थी। कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनका कल्चर, लैंग्वेज, उनकी हेरिटेज, उनका हिस्ट्री प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमने वहाँ पे उनको पावर नहीं दिया है, स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिए, तो हो सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से और डेवलपमेंट प्रोग्रेस की वजह से, ग्रोथ की वजह से पूरा का पूरा वहाँ पे एनक्रोचमेंट हो सकता है। हमारे पास में 6th शेड्यूल है जो ट्राइबल एरियाज़ को स्पेशल पावर देता है, एक सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी है। हमने उनको छोड़ रखा है कि आपको जैसे रहना वैसे रहो, अपने रूल्स बना लो, लॉ अपने खुद के बना लो, कस्टम्स रिचुअल्स को फॉलो करो, ट्रेडिशन को फॉलो करो, बस इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे बात नहीं आती। इंडिया की
इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, यूनिटी पे बात नहीं आनी चाहिए, आपको इसके अंदर रह के पूरा का पूरा ऑटोनॉमी दे रखा है। फिफ्थ शेड्यूल हमारे पास में है जहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी है ना, शेड्यूल एरियाज हैं कुछ अलग से। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में ट्राइबल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर ये कंपैरिजन कल्चरल और ट्रेडिशनल वाइज ये क्या है, ये कैसे लोग हैं, एक बैकवर्ड रीजन में भी रहते हैं और ये माइनॉरिटी में भी हैं। अगर इनको स्पेशल पावर नहीं दी गई है तो इनको प्रिजर्व कंजर्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि नागालैंड में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, यहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न दे रखे। लास्ट में इस स्लाइड से आपको पक्का एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप जाएंगे वहाँ पे पॉलिटी अगर आता है तो वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं तो ये तो मेंस में भी आ सकता है। सबसे पहली बात, लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि हमने ऐसा नहीं माना कि हमने बस एक बार रूल्स बना दिए, प्रिंसिपल बना दिए और उसको लिखकर छोड़ दिया, अब हमेशा के लिए वही सही है, ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है, मतलब सोसाइटी की नीड है, टाइम की नीड है, तो हमें उसमें अमेंडमेंट लाने की पावर है। दैट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसका मीनिंग होता है लिविंग डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि 42nd अमेंडमेंट लाया गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोला जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, 42nd अमेंडमेंट क्यों? कि मतलब इसमें इतने सारे फीचर्स, इतने सारे अमेंडमेंट किए गए थे कि अपने आप में एक छोटा सा संविधान बन जाता। सोशलिस्ट, सेकुलर और ड्यूटीज इसमें ऐड किया गया था। सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म कहाँ ऐड किए गए थे? प्रीएम्बल में, और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया था हमारे पार्ट 4A में। नेक्स्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी को हमने अलग कर दिया। 73rd 74th अमेंडमेंट 92 में लाए हम, पंचायती राज सिस्टम, डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग किया हमने। 86 में क्या हुआ? राइट टू एजुकेशन हमने सबको दे दिया गया। और 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जीएसटी के लाया गया। तो ये एग्जाम्पल है लिविंग डॉक्यूमेंट, मतलब टाइम के साथ साथ, सोसाइटी के साथ साथ हमें चलना पड़ेगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? देन देर आर 12 शेड्यूल्स इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। शेड्यूल्स का मतलब होता है जहाँ पे डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब की गई है हर चीज़। हम आर्टिकल में नहीं लिख सकते, कुछ स्पेशल फंक्शनिंग्स हैं, स्पेशल प्रिंसिपल्स हैं और जो डिटेल है तो हमने शेड्यूल्स में लिख के रखा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है? टेरिटरी से। सेकंड है एमोल्यूमेंट्स, मीन्स होता है पेंशन कितनी मिलनी चाहिए, टीए अलाउंस कितना मिलना चाहिए। फोर्थ थर्ड शेड्यूल में है। फोर्थ शेड्यूल रिलेटेड टू राज्यसभा सीट। फिफ्थ शेड्यूल एरियाज से रिलेटेड है। और सिक्स्थ शेड्यूल है ट्राइबल एरियाज, ATMM और असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में इम्प्लीमेंट होता है सिक्स्थ शेड्यूल। मतलब एक स्पेशल ऑटोनोमस पावर दे रखी है हमने इन सिक्स्थ शेड्यूल एरियाज। सेवन शेड्यूल रिलेटेड टू 3 लिस्ट, मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर 7 शेड्यूल से आता है, देखा, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। 8th शेड्यूल में क्या है हमारे? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन गवर्नमेंट की। देन 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। और लास्ट में आपका 10th शेड्यूल डिफेक्शन से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में है। डिफेक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई इंसान है, वो पार्टी में, ए पार्टी में था लेकिन पार्टी बी जीत जाती है, वो गवर्नमेंट में आना चाहता है, उसने क्या किया? अपनी पार्टी से गद्दारी कर ली, उसे बोलेंगे डिफेक्शन। ए पार्टी से जंप करके पार्टी बी में चला गया। देन 11th शेड्यूल में क्या है? पंचायत। 11th शेड्यूल में पंचायत है और 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज है। यहाँ पर रूरल लोकल गवर्नमेंट है और यहाँ पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। ये हमारा लेक्चर होता है यहाँ पे ख़त्म। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। कंप्लीट PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को, द IAS अकेडमी को ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। टेक केयर, बाय।